Hello everyone. So today in this lecture we will study a very important topic of the physics, that is the NLM, Newton's law of motion. Okay, it's a very important topic and a basic thing that is taught in the class 11th, and it's a very important chapter for the mechanics, because all the mechanics is depend on this chapter. Okay, in this chapter we will study all the laws of the Newton's. आप सब लोग न्यूटन्स के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे. ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. एंड कुछ बच्चे तो सोचते हैं अगर ये न्यूटन जी नहीं होते तो क्या होता. न्यूटन जी नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता, हम पढ़ने से हमें मुक्ति मिलती और कुछ नहीं, सब कुछ आसान हो जाता, कुछ पढ़ना नहीं होता, ऐस करते बच्चे और कुछ नहीं. बट हाँ, न्यूटन जब से आए हैं तब से हमारे जो फिजिक्स के लॉज बने हैं उसके बेसिस पे बहुत सारे प्रिंसिपल हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों हमारी जो टेक्नोलॉजी है आगे बढ़ी है न्यूटन्स की हेल्प से. ओके, सो ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. हमें उनकी सोच विचार पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है. सो आगे पढ़ते हैं, बहुत हो गई बड़ाई न्यूटन्स की, अब पढ़ते हैं उनके चैप्टर्स के बारे में. ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ओके, न्यूटन्स ने तीन लॉ दिए थे. फर्स्ट लॉ जिसको हम पहला कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? ओके, पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मेरा क्या होता है? इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया. तो न्यूटन साहब क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ में अपने? वो ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, अगर ये मोशन में है ये ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में ही रहेगा अंटिल, ये रुकेगा ही नहीं. अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा अंटिल इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. तो ये होता है मेरा लॉ ऑफ इनर्शिया. कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग जो जिस मोशन में है, जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करता है, वही होता है मेरा लॉ ऑफ इनर्शिया. जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई पार्टिकल है वो इस तरीके से मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव ही करता रहेगा अंटिल इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए. ओके, जैसे मेरी बाइक होती है वो चल रही है, ये मेरी कोई एक बाइक है ए, ये मेरी चल रही है. ओके ए, अब ये चल रही है तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट चलती ही रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी हम ब्रेक ना अप्लाई करें तब तक. ठीक है, और सेम कंडीशन इसका वाइस वर्सा में अप्लाई होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है तो ये रुकी ही रहेगी अंटिल इस पे कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें. ओके, तो ये था मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ. इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, सो अब न्यूटन की सेकेंड लॉ के बारे में बात करते हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ, ये था मेरा फर्स्ट लॉ. अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है मेरा? न्यूटन सेकेंड लॉ होता है F बराबर F दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt. अब ये मेरा dp बाई dt क्या है पढ़ेंगे. दैट इज ऑल्सो इक्वल टू m इंटू ए. अब मैं यहाँ पे वर्ड्स को डिफाइन कर देता हूँ. यहाँ पे मेरा F क्या है? मेरा फोर्स है, फोर्स. ये P क्या है? मोमेंटम. P इज द मोमेंटम. M क्या है मेरा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट. A क्या है मेरा? एक्सीलरेशन. ओके, और ये हुआ मेरा F बराबर dp बाई dt दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन. अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है मेरा? कोई भी फोर्स है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है, चेंज इन द मोमेंटम with respect to time, that is known as the Newton second law of motion, और इसको हम फोर्स कहते हैं. और यही फोर्स होता है मेरा मास इंटू एक्सीलरेशन. ये कैसे आया मैं वो आपको थोड़ा दिखाता हूँ आपको. तो ये मेरा dp बाई dt. ओके, अब मैं ये p को क्या लिख सकता हूँ? p इज द मोमेंटम. आपने पढ़ा होगा जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी. तो p इज इक्वल टू m इंटू v होता है मेरा. ओके, सो यहाँ पे d dt ओके अपॉन p की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? m इंटू वी. ठीक है भाई. अब ये जो मेरा मास होता है ये तो मेरा कांस्टेंट होता है, तो मास को मैं बाहर ले सकता हूँ क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी एक्सेलरेशन चेंज होगा, everything will be changed but the mass will remain constant. Okay,
So here mass will be here m, and here it can be written as dv by dt. Okay, so here dv by dt can be written as acceleration, that is a. Okay, so f is equal to m into a. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एंड इट इज़ नोन एज द न्यूटन सेकेंड लॉ. ये जो लॉ होता है इस पे बहुत सारे प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं. जैसे मेरा जो क्रिकेट की बॉल आती है, जब क्रिकेट की बॉल आती है तो प्लेयर उसको कैसे कैच करता है, उसको यूं इस तरीके से कैच करता है. क्यों यूं इस तरीके से कैच करता है, वो डायरेक्ट ऐसे ही क्यों नहीं कैच करता? अगर वो, तो आंसर ये है, अगर वो यूँ डायरेक्ट चोट करेगा तो वो जो बॉल है वो बहुत ही हाई स्पीड से आएगी, वो हाथ में लग के चोट भी लग सकती है. ओके, अगर बॉल मेरा यूँ इस तरीके से आता है और फिर वो प्लेयर इस तरीके से कैच कर रहा है, तो जो बॉल का जो मोमेंटम होता है वो कम हो जाता है और इसके हेल्प से वो बॉल को आसानी से कैच कर लेता है और फिर उसको चोट भी नहीं लगती. तो ये होते हैं मेरे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. तो न्यूटन सेकेंड लॉ में याद रखने वाली बात क्या है? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके, सो ये था मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए. तो ये था मेरा न्यूटन फर्स्ट लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? न्यूटन सेकेंड लॉ ये था F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अब बात करते हैं न्यूटन की थर्ड लॉ की. ओके, सो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ. अब मेरा न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं? आपने सबने सुना होगा न्यूटन थर्ड लॉ को हम एक नाम देते हैं, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, सो यहाँ पे हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं जो कि महात्मा गांधी किया करते थे. एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी सामने कर दो. भाई अब बदल गया है ज़माना, एक गाल पे तुम थप्पड़ मारोगे तो हम भी दूसरे गाल पे थप्पड़ देंगे. तो ये होता है एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, तो वो गांधी जी वाला केस मत लेना, ये हमारा नया केस है, न्यूटन्स का लॉ है. यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई होता है आज के टाइम में. एक थप्पड़ मारोगे तो हम दो थप्पड़ नहीं, हम भी एक ही थप्पड़ मारेंगे. ठीक है, वैसे अभी भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता, अगर वो एक मारता है तो यहाँ दो मार देते हैं. चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं अपन. तो ये था मेरा न्यूटन थर्ड लॉ. क्या था? एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. कोई भी चीज़ है मेरा, जैसे यहाँ पे कोई एक वॉल लगा है, ये वॉल है पीछे से, ये मैंने शेडेड कर दिया है, ये वॉल को सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा. अब यहाँ पे कोई एक बॉल है, ये गई और इसको हिट करी. ठीक, ये गई और इसको हिट की. अब जितने फोर्स से ये गई है ना, जितने फोर्स से इस पे ये हिट करेगी, उतने ही फोर्स से बॉल वापस आएगी. तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि ये जो बॉल है ना, जिस फोर्स से इस वॉल पे टकराएगी उसी फोर्स से ये बॉल को वापस सेंड करेगी. तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ. हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा. Okay, so guys, thank you for watching the video, and don't forget to like the video if you like it, and other important topics links are given in the description, and don't forget to watch these all video because they all are the very important topics of the other subject like chemistry and mathematics. And keep learning, keep watching. Thank you.